मॉर्निंग एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे। वेक्टर्स एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूरी फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इवन दो ये कोई चैप्टर नहीं है अलग से फ़िज़िक्स का, बट इसको पूरी फ़िज़िक्स में इस्तेमाल करना है हमें। तो इसलिए इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन और इसको मैं थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व करते हैं वगैरह हम लोग इसके रूल्स पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो काम आएंगे इसमें, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग ऑन पॉइंट चलते हैं। वेक्टर्स होते क्या हैं, सबसे पहले मैं बताती हूँ। वेक्टर जो है आपने बचपन में पढ़े थे, अगर आपको याद हो, बचपन में हम लोग पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमें पता है स्केलर क्वांटिटी तो वो ऐसी क्वांटिटी होती है जहाँ पे सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड हो। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो भी हो, डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। बट ये तो होगी बच्चों वाली डेफिनेशन एक्चुअल में। और हाँ, कई बुक्स में शायद आप देख सकते हैं और कई जगह लोग भी इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि वेक्टर्स आर समथिंग दैट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है ना। इट्स नॉट समथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स बेटर टू से इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ऑल राइट। बट ये क्या हो गया, ये तो आप ये कह रहे हैं ये एक इंसान बनने के लिए इंसान की तरह एक्ट करता है, ये बोल रहे हैं हम लोग। हमें तो पता है वो इंसान है तो इंसान की तरह ही एक्ट करेगा ना, जानवर की तरह थोड़ी ना करेगा। तो वैसे ही हम इसको ऐसे कहना थोड़ा अजीब लगता है, बट क्योंकि ऐसे बुक्स में लिखा होता है तो इसलिए हम बोल देते हैं ऐसा। और कुछ गलत नहीं है कहना इसमें, क्योंकि कह देते हैं। बट हाँ, एनीवेज, तो ये होगा। बट अब अगर डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन इसके अप्रोप्रिएट क्या होगी, वही जो मैंने बताई। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन। वो क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड इट फॉलोज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड आया स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये हमें जानना है, ठीक है ना। स्पेसिफाइड डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है, डायरेक्शन जो स्पेसिफिक हो अपने उसमें, ठीक है ना। स्पेसिफिक मतलब ऐसा कुछ जो हम खुद ऐसा स्पेसिफिक हो जो हम खुद कर सकते हो चूज़। अब इसका मतलब क्या है चूज़ कर सकते हैं, देखो मैं एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अगर हमने ये डायरेक्शन लिया, ठीक है, ये डायरेक्शन लिया, ये डायरेक्शन लिया, या ये डायरेक्शन लिया, ये कोई फिज़िकल क्वांटिटी के डिफरेंट डायरेक्शन है। ये हमें दिखा रहा है कि ये फ्री है टू चूज़ एनी डायरेक्शन। यहाँ पे भी जा सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, राइट। इसको हम स्पेसिफाइड डायरेक्शन कहते हैं, दैट इज़ इट इज़ फ्री टू चूज़। इसको ऑफन हम लोग फ्री वेक्टर भी कहते हैं। और हमें पूरे फिज़िक्स में फ्री वेक्टर्स ही जानना है, ठीक है ना, क्योंकि फ्री वेक्टर्स ही होता है हमारा कोर्स का पार्ट, ठीक है। तो ये होता है फ्री वेक्टर्स, या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये होती है जो अपने ही तरफ से कोई भी डायरेक्शन चूज़ कर ले, मतलब उसके ऊपर कोई रोक नहीं है कि वो अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो इसी डायरेक्शन पे जाती रहे, नहीं, या फिर कोई बाउंड नहीं है उसके तरफ, ठीक है ना। अब ये और अच्छे से आप समझेंगे जब मैं एग्जांपल दूँगी एक। देखो, अगर मैं करंट का नाम लूँ तो अगर आपको याद हो, करंट इवन दो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, बट हमें अगर याद हो इसको हम स्केलर क्वांटिटी लिखते थे। एक्चुअली बड़े होके आप लोग शायद 12th में या फिर और आगे पढ़ेंगे कि ये टेंसाइल क्वांटिटी होती है, बट अभी हमें उसमें नहीं जानना। बट हम लोग बचपन में जो पढ़ा था उसके हिसाब से देखा जाए तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। तो बट हम इसको वेक्टर क्यों नहीं लेते हैं, जब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, क्यों नहीं लेते। इसका रीज़न बहुत ही अच्छा है। इसका रीज़न इसलिए है, जब भी हमने ऊपर पढ़ा स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, ये
तो इसी के ऊपर बेस्ड है इसका रीज़न, ठीक है। क्योंकि करंट जो है ना, करंट के ऊपर एक बाउंड्री सेट होती है कि ये हाई से लेके लो तक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो उसका एक ही डायरेक्शन होता है, तो एक ही डायरेक्शन में चलना ये क्या होगा, तो ऐसे डायरेक्शन को हम यूनिक डायरेक्शन कहते हैं। मतलब एक ही यूनिक डायरेक्शन में ही उसको जाना अलाउड है, इवन दो उसके पास मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन है, स्टिल इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास यूनिक डायरेक्शन होती है। तो इसलिए हम डेफिनेशन में ये लिखते हैं कि वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। डायरेक्टली सिर्फ डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ये स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड इट फॉलोज द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन होगी, कोई भी इसको गलत नहीं बोल सकता, ठीक है। अच्छा, अगर अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ऐसा कुछ होता है एरो से, ठीक है ना। ये जो एंड पॉइंट होता है इसको हम टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं, ठीक है ना। ये टेल होती है और ये हेड होती है, और हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया ए, और ए की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी और यूनिट भी हो सकती है। ऐसे 10 न्यूटन से जो फोर्स है तो 10 न्यूटन होगी इसकी मैग्नीट्यूड। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वही उसकी मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो लेंथ है, ये जो एरो की लेंथ है, ये लेंथ हमें डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है? डायरेक्शन। ये जो लेंथ है इसकी, ये हमें डायरेक्शन बताती है, ठीक है। रियली सॉरी भाई, मुझे लग रहा था मैं बीच में रुक गई थी क्योंकि मैंने कुछ गलत बता दिया, मुझे ऐसा फील हुआ। और हाँ, मैंने बता दिया था गलत, आई एम रियली सॉरी, गलती से मेरे निकल गया मुँह से। ये जो लेंथ होती है इस एरो की, ये जो लेंथ होती है ये बताती है हमें, पहले लिख दूँ जो लिखा था। ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ एल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, एल। ये हमें बताती है मैग्नीट्यूड, और ठीक है, मैग्नीट्यूड बताती है हमें, मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने ऊपर की मैग्नीट्यूड लिखा है ना, तो यही लेंथ इसको मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है ना। और राइट, अच्छा, और जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की वो होती है टेल टू हेड। ऐसा जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो टेल टू हेड, यहाँ से यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ से गलत लग गया, यहाँ से यहाँ, ठीक है, कुछ ऐसा समझिए, ठीक है। एनीवेज, अभी और क्या करना है हमें, हाँ, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड करना है अगर हमें, तो हम कुछ ऐसे कर देंगे। एम हमने नाम दिया था, जो भी वेक्टर का नाम है वो, और ऊपर उसके एरो लिखेंगे, बस सिर्फ ये नहीं, ऐसे लाइनें बना देंगे। अगर आपको याद हो, ये मोड होता है, मोड फंक्शन के बीच में रख देंगे इसको, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। या फिर हम इसको सिंपली ए भी कह देते हैं, दैट इज़ जो भी नाम है वेक्टर का, वो भी डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। और ये हम कब करते हैं, जब हमें पहले से ऑलरेडी पता है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तभी हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है वेलोसिटी बहुत ही जानी पहचानी फिज़िकल क्वांटिटी है, सब पूरी दुनिया ऑलमोस्ट जानती होगी, इवन 8th का बच्चा भी जानता होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली वी लिख देते हैं। आपने देखा होगा शायद न्यूमेरिकल्स में 9-10 में, हम डायरेक्ट वी लिख देते थे, इसके ऊपर एरो लगाते थे, नहीं ना। इवन तो हमें दिखाई जाता था क्वांटिटी वाले चैप्टर में 9th में कि एरो लगता है वेक्टर क्वांटिटीज़ पे, बट स्टिल हम लोग नहीं लगाते थे क्योंकि हमें ऑलरेडी मालूम था, ठीक है, ऐसे केसेस में लगाता। एनीवेज, और क्या, और ये कि एक और तरीका है इसको लिखने का, कि देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तो हो गया। अच्छा, वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर में क्या लिखा जाता है, वेक्टर में क्या इंक्लूड होता है, ये जानने के लिए। जैसे मैंने ऊपर यहाँ लिखा था ना 10 न्यूटन, तो यहाँ 10 जो है ना हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमने देखा। या फिर डायरेक्टली ए लिख देंगे इसको, ठीक है, ऐसा। और ये जो होगी हमारी यूनिट होगी ऐसा, बट इसके जगह यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर। अब ये क्या है यूनिट वेक्टर, अभी हम जानेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप करके, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, तो इसलिए अब ये जो हो गया ऐसा हो गया, दिखाते हैं मैं एक सेकेंड।
ऐसा हो गया ये ए मैग्नीट्यूड और ये कैप, यहाँ यूनिट वेक्टर लगेगा, इसको हम कैप कहते हैं, ठीक है ना। और ये कैप हमें दिखाता क्या है, वैसे ये हमें कैप दिखाता है यूनिट वेक्टर का मतलब, ठीक है ना। अब ये यूनिट वेक्टर क्या देता है, हमें डायरेक्शन देता है। अभी के लिए हम यही जानेंगे, अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको समझाऊंगी यूनिट वेक्टर डिटेल में क्या होता है, ठीक है ना, समझ आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कैप ऐसे करके, ठीक है, ये भी सही है। तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन जब भी पूछा हो यूनिट वेक्टर ढूंढ के दे दो, ठीक है ना, ऐसा। अब कैसे ढूंढेंगे, क्या करना है, वो सब अभी बताऊँगी थोड़ी देर में, ठीक है। और अच्छा, अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर हमें देखो यूनिट वेक्टर, अभी हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे जल्दी से, तो उसी में हम यूनिट वेक्टर पढ़ लेंगे, बट स्टिल यूनिट वेक्टर बता देती हूँ। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर ऐसा वो होता है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड हो 1 के बराबर। यूनिट नाम से लग रहा है आपको, अगर याद हो मैट्रिक्स चैप्टर में हमने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब ऐसा होता था ना, जिसमें 1 1 हो, 1 सिर्फ 1 1 हो, ऐसा कुछ पढ़ा ना। तो मेरे दिमाग में अचानक से ये आ गया कि अच्छा वहाँ पर भी तो ऐसा होता था, कई इसमें उससे रिलेटेड है नाम, बट वहाँ कंफ्यूज करने के लिए मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आगे जाके समझेंगे भी, बट अभी आगे जाके टाइम लगेगा समझने में उसका, अभी जाएंगे नहीं उस पर, इस लेक्चर में नहीं जाएंगे। बट अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देती हूँ कि एक्स कैप, दैट इज़ ये जो यूनिट वेक्टर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज़ एक्स ये और एक्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर लिखा आपने और मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेम ही चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमें यूनिट वेक्टर ढूंढना है, यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए हम उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या करेंगे, वेक्टर को इससे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर देंगे टू फाइंड यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर हमें अल्टीमेटली डायरेक्शन दे देगा। क्या दे देगा, डायरेक्शन, ठीक। अच्छा, अगर वेक्टर की डेफिनेशन हो गई, वेक्टर होता क्या है वगैरह वगैरह हो गया, बट वेक्टर करता क्या है हमारी हेल्प, मैं आपको ज़रा सा वो बता देती हूँ, थोड़ा सा समझिए। देखो, वेक्टर जो है ना आपको हेल्प करता है डायरेक्शन देने के लिए कोई भी चीज़ की। अगर आपको किसी को डायरेक्शन बताना है कि मान लीजिए एक ब्लॉक है ना, सॉरी, ठीक है, ये ब्लॉक है और ठीक है, ये ब्लॉक है। अब मैंने ब्लॉक में ये बच्चा, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और फिर एक आदमी कह रहा है कि मुझे रास्ता बता दो स्कूल जाने का, ठीक है ना। तो मैं उसको कहूँगी पहले ये थोड़ा एक्स एक्सिस चले, फिर वाई एक्सिस चले, मिल जाएगा उसको रास्ता, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो हम यहाँ से भी तो जा सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो ये कुछ हो गया हमारा वेक्टर, इसको मैं ए दे देती हूँ, ए, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम 2 कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अभी हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे जाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं बस आपको समझाना चाहती हूँ कि वेक्टर्स यूज़ किस लिए होते हैं, ऐसा कुछ के लिए, ठीक है। और खैर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसा है ना, ये 20 न्यूटन है, ठीक है, 20 न्यूटन ये जो था हमारा वेक्टर था। इसको मैंने अभी बोला कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, जैसे हमने ऊपर यहाँ लिखा था ना, कहाँ है ये नहीं, मैंने शायद काट दिया, सॉरी, हाँ मैंने काट दिया, कोई नहीं।
मैंने अभी आपको लिखा था कि एक वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, राइट, मैंने ये कहा था। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप, ठीक है, ये कहा था। अब इसी से यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हम उस एरो रिप्रेजेंटेशन में कैसे तोड़ेंगे। एरो रिप्रेजेंटेशन में हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। पहले आपको यहाँ लिखना है मैग्नीट्यूड। अब ये बात याद रखिएगा, जब मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे वो हमेशा यूनिट के साथ लिखेंगे, हमें पता है, ठीक है। और इनटू, ये इनटू का साइन है, एक्स मत समझिएगा, इनटू यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो 1 हो गया यहाँ पे, फाइन। अब 21 सा 1, इसको इवन तो आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, बट क्या अल्टीमेटली होगा, ये फाइनल जो आएगा, सोचो 2 ले लिया मैंने तो ये 40 हो गई, जो कि गलत हो गया, इसलिए हम इसको कभी भी ऐसे नहीं लेते हैं डिफरेंट यूनिट्स। इवन तो ले सकते हैं बट यूनिट वेक्टर में नहीं ले सकते, स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको, ठीक है। यूनिट वेक्टर में नहीं ले सकते, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, ठीक है। इसमें मुझसे लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा सॉरी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ क्या ये सही तरीका है लिखने का, लॉजिकली देखा जाए तो ये भी सही लग रहा है, बट हम लोग फिज़िक्स में ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। फिज़िक्स में हम मैग्नीट्यूड को यूनिट के साथ ही लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, समझ आए? अच्छा, ठीक है, ये बात करनी थी आप लोगों से। अब हम फाइनली टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे चलते हैं। क्या करना है हमें, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पहला वेक्टर हो गया हमारा इक्वल वेक्टर, पहला क्या हो गया, इक्वल वेक्टर, ठीक है। थोड़ा मैं शॉर्ट में चलूँगी तो इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, जब 2 वेक्टर्स बराबर हों, ठीक है, बस यही है। बट बराबर कब होंगे ये, जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा इनका एंड एज वेल एज यूनिट वेक्टर इनका बराबर होगा तब, ठीक है। ये सिंबल होता है ओनली एंड ओनली इफ़ का, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं कि 2 वेक्टर्स आर इक्वल ओनली एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्चुअली when the magnitude of the physical quantity is equal and the unit vector is equal, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी इक्वल होना चाहिए एंड उनका मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। यूनिट वेक्टर तो वैसे भी होगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। एनीवेज, अब हम देखेंगे पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं, सिंपल, बट कब, ओनली एंड ओनली इफ देयर यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है ना, ओनली एंड ओनली इफ देयर यूनिट वेक्टर्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमें पता चला, ये इससे हमें पता चला कि सारे पैरेलल वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं, बट सारे इक्वल वेक्टर्स को पैरेलल नहीं कह सकते, फाइन। ये समझ आ गया आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, दोनों क्या है, पैरेलल है। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो इनका जो यूनिट वेक्टर है वो तो इक्वल होगा ही, हमेशा होगा, राइट। तो अगर ये हमेशा ये इक्वल होगा तो यहाँ एक कंडीशन फुलफिल हो ही रही है, तो उसका मतलब ये इक्वल भी होंगे, इक्वल वेक्टर्स भी कहलाए जाएंगे, राइट। तो यही है मेरे कहने का मतलब। चलो अब तीसरे वाले पे चलते हैं, दैट इज़ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का कुछ ऐसा होता है, ए कैप इक्वल्स माइनस बी कैप, ठीक है ना, ये माइनस में चला जाता है एक वेक्टर जो कि इक्वल होता है, मतलब एक यूनिट वेक्टर एंड 2 वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे को,
ओनली एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ उनके वेक्टर्स ऐसे हैं इक्वल, दैट इज़ एक पॉजिटिव वेक्टर दूसरे वेक्टर के एक वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल होगा दूसरे वेक्टर के नेगेटिव यूनिट वेक्टर की। ठीक है, थोड़ा बहुत वेक्टर बहुत ही हो गया, कंफ्यूजन हो सकता है, बट एंटी पैरेलल वेक्टर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लिया। ठीक है, अच्छा, कोलिनियर वेक्टर 4 टाइप का है। कोलिनियर वेक्टर, ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर ये वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम सपोर्ट होता है, वेक्टर्स विथ सेम सपोर्ट, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्शन। ऐसा वेक्टर जिनके पास सेम लाइन ऑफ एक्शन हो, जहाँ पे ये जो एक्ट कर रहा है वो सेम हो। ठीक है ना, और इससे हमें बात पता चलती है कि सारे कोलिनियर वेक्टर्स आर नॉट नेसेसरीली एंटी पैरेलल और पैरेलल। ठीक है ना, इट मे बी एंटी पैरेलल या पैरेलल। ये मैं कह रही हूँ कि जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं ये एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? कोइनिशियल वेक्टर्स होते हैं जो जिनका एप्लीकेशन का पॉइंट सेम होता है। ठीक है, ऐसे निकल रहे हैं एक साथ, ठीक है ना, एक ही पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स को हम कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स, ये कोइनिशियल था, कोइनिशियल वेक्टर, और ये कोप्लेनर वेक्टर्स हम देखते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो वेक्टर्स लाई करते हैं सेम प्लेन पे, जैसे कि ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, देखा जाए तो इन दोनों का प्लेन सेम है ना, ये प्लेन, फाइन। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एक और वेक्टर जुड़ जाए तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। ठीक है ना, ऐसा एक ही प्लेन में है ना, राइट। बट अगर क्या कहते हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए स्ट्रक्चर ऐसे, दैट इज़ ये वाला जो है ना वो थोड़ा आगे को आ जाए, ये वाला जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन थोड़ा मेरी तरफ पॉइंट करने लग जाए, मैं वो बना नहीं पाई तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया, देख लो ये वाला ये है। ठीक है, ये वाला ये है। ठीक है, तो क्या ये होंगे कोप्लेनर? नहीं, इनमें से ये दोनों तो हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला, बट ये तीनों एक साथ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसको मैं पेन के थ्रू अच्छे से समझा पाती, बट मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा दो वेक्टर्स कोप्लेनर हो सकता है, बट 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, 2 वेक्टर्स हमेशा प्लेनर हो सकते हैं। अब वो अगर आप लोग कह रहे हैं कि एक वेक्टर यहाँ पे है और एक वेक्टर यहाँ पे, तो वो तो गलत बात है ना कि आप लोगों ने बताया ही नहीं कि ये वेक्टर्स किस डायरेक्शन में है, आपको दिखाना पड़ेगा। बट मैं ये कहने का मतलब है कि 2 वेक्टर्स हमेशा हो सकते हैं। ठीक है ना, कोप्लेनर। चलो अब हम देखते हैं 7th टाइप, 7th हो गई। ठीक है, 7th टाइप दैट इज़ पोलर वेक्टर। ये पोलर वेक्टर मतलब जिसका सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिसका एप्लीकेशन पॉइंट सेम हो, ये सिमिलर होता है उनके थ्रू। कोइनिशियल वेक्टर्स जैसे ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि इनका थोड़ा कोई भी ऐसा पोल बना दो, ऐसा उससे निकल रहे होंगे तो पोलर वेक्टर हो गए ऐसा। ठीक है, एक्सियल वेक्टर्स क्या होता है? एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है, एक्सियल वेक्टर्स जो होते हैं, देखो जब भी कोई भी सेंस ऑफ रोटेशन हमें फील हो, कोई भी रोटेशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी रोटेशन हो रहा है, वहाँ पे जैसे कि कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन हमें मिल रहा है, राइट। तो हम इसकी डायरेक्शन को जो है ना उसी के अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग लगा देते हैं डायरेक्शन उसका, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना, ये समझो जैसे कि
यहाँ पे एक रोटेशन हो रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे अपनी फिंगर्स लेंगे। अगर आपने याद हो 10th में हम लोग ने करंट के लिए, करंट की डायरेक्शन के लिए 10th में करंट की डायरेक्शन में हमने राइट हैंड थंब रूल सीखा था, जिसमें हमने देखा था हम अपनी फिंगर्स कर्ल करते हैं जहाँ पे वो क्या कहते हैं, हम लोग फिंगर करंट की उसमें डालते हैं, वायर के जहाँ वायर है वहाँ पे, एंड ये थंब और बाकी फिंगर्स को कर्ल करते हैं और हमें क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। करंट की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। वैसे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे जहाँ पे रोटेशन हो रही है, जहाँ से यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रही है, तो क्लॉकवाइज वे में हम लोग अपनी फिंगर्स को 4 फिंगर्स को कर्ल करेंगे। और जो हमारा 5वीं फिंगर है दैट इज़ थंब ये है ना अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, यहाँ सर्कल के अंदर पॉइंट कर रहा होगा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो ये हमें दिखा रहा है कि ये वेक्टर कहाँ लग रहा है, अंदर, ठीक है ना। और वहीं पे अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसा, तो कहाँ होता है, बाहर की तरफ कर रहा होता है, ठीक है ना, ऐसे बाहर, सॉरी ऐसे, हाँ बाहर की तरफ ऐसे करते हैं, दिखाते हैं, अंदर की तरफ ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा। बट वैसे ये ना ही उस तरह दिखाते रहे, ये तो मैं वो जो करंट से पढ़ा था वो दिखा दी आपको समझाने के लिए, दैट्स इट। अब नल वेक्टर्स क्या होते हैं, नल वेक्टर्स होते हैं जो नल होते हैं, सिंपल, दैट इज़ 2 वेक्टर्स का सम हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो, सम तो नहीं बट सब्ट्रैक्शन, वो होगा 0 वेक्टर के। हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू कि कोई भी चीज़, 2 क्वांटिटीज़ सिमिलर हो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फाइनल आंसर भी हमें वही सेम क्वांटिटी मिलेगी जो ये दोनों क्वांटिटीज़ थी, ये और ये 2 सेम क्वांटिटीज़ जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही थी गिव्स अस द सेम क्वांटिटी एज द रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आ गया। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, और ऑब्वियसली अगर मैग्नीट्यूड 0 हो तो इसका डायरेक्शन अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है ना, या फिर आर्बिटरी भी हो सकता है इसका डायरेक्शन जो है ना आर्बिटरी भी हो सकता है, दैट इज़ हम लोग खुद भी इसका डायरेक्शन ऐसे ही रैंडमली दे सकते हैं, ठीक है ना, ये जाना था। अच्छा, अब आता है 10th टाइप ऑफ वेक्टर जो कि होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है ना। ये ऐसा वेक्टर होता है जहाँ में जिसमें एंगल जो होता है 2 वेक्टर्स के बीच में वो 90 डिग्री होता है, ऐसे वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब 11 टाइप का हम देखते हैं, मैं थोड़ा जल्दी करना चाह रही हूँ क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है टाइप्स पढ़ना, बट स्टिल आपको आना चाहिए क्योंकि ये टर्म्स यूज़ होंगी एंड उस वक्त नहीं समझ आया आपको कि ये क्या बोल रहा है तो वो गलत हो जाएगा। यूनिट वेक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और विदाउट यूनिट, याद रखना विदाउट यूनिट, ठीक है ना। ऑलराइट, अब 12th टाइप का वेक्टर हम पढ़ते हैं जो कि होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। ये दोनों यूनिट वेक्टर सेट, ये है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सेट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, आई कैप हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक्स यूनिट वेक्टर, दैट इज़ यहाँ पे अगर है मैं पता नहीं समझा पाऊँगी आप लोगों को कि कुछ ऐसा है। ये अगर देखो दूसरा कलर मैं दिखाती हूँ, ये अगर वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, तो ये जो इसका डायगोनल होगा यहाँ पे ये हमें दिखाएगा जेड, ठीक है ना। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, वाई एक्स एक्सेस एंड ये जेड एक्सेस, ठीक है ना। अब हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सेट के थ्रू जानते हैं कि एक्स एक्सिस को आई कैप रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, आई कैप रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस को जे कैप करता है रिप्रेजेंट, जे कैप, वाई यूनिट वेक्टर को जे कैप रिप्रेजेंट करता है, एक्स यूनिट वेक्टर को कौन करता है, आई कैप, और जेड यूनिट वेक्टर को के कैप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये जानना था आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि हम लोग
वेक्टर्स को तोड़ सकते हैं कंपोनेंट्स में, तो वो समझ लेगा। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स फाइनली पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो देखो, एक आदमी है जो यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर डायरेक्ट यहाँ डायरेक्ट चला गया। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देती हूँ ए वेक्टर, नाम दे देती हूँ उनको, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एंड ये लास्टली डी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है एंड डी वेक्टर है। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि ये जो डी वेक्टर है ये इन तीनों के बराबर है, कह सकती हूँ ना। मतलब ये जो तीन वेक्टर्स मिल के डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो इक्वल है इतने में। मतलब डी अकेला इतना ही डिस्टेंस कवर कर ले रहा है जो ये तीन मिलकर कर ले रहे हैं, कह सकती हूँ, राइट। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ए कैप, एक सेकेंड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स डी वेक्टर, राइट। ये इक्वेशन है। सॉल्व आप ऐसे नहीं करेंगे, कर ही सकते हैं बट मैं आपको अभी समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसी थ्योरी पर कि यहाँ पे अगर एक वेक्टर है जा रहा है जैसे वाई से, ये फोर्स का वेक्टर है 4 न्यूटन F2, और एक यहाँ पे ऐसे जा रहा है एक्स में 3 न्यूटन F1। ठीक है, और पूछा गया है F1 प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स क्या। तो कई बच्चे अभी ये थ्योरी पढ़ के कहेंगे कि 7 होगा इसका आंसर, 4 + 3 7 होगा, बट नहीं, आप लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर्स नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं, सिंपल अलजेब्रिक लॉज से नहीं सॉल्व होते हैं। उसमें थोड़ा डिफरेंट अलजेब्रा लगता है जो कि हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में अभी आगे जाके, आगे लेक्चर में। ठीक है, तो ये क्या था, ये था एक्सप्लेनेशन कि जो डी डिस्टेंस चल रहा है वो अकेला चल रहा है, वो ये 3 चल रहा है। दैट इज़ हम वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, ये था इसका मतलब। ठीक है ना इसका, ठीक है। अच्छा, तो हम निकालेंगे कैसे, अभी बताते हैं। इसको हम निकालेंगे कैसे, ऐसे करके, ये है वाई में और ये एक्स में, ये तो हम पता है, ये 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन। अब क्या यहाँ पे आपको एक चीज़ बनती हुई नज़र आ रही है, आ गई होगी। जैसे वहाँ पे बन रही थी डी, यहाँ पे भी एक डी वेक्टर ले लेते हैं, इसका नाम डी वेक्टर बन रहा है। तो हम डी वेक्टर को निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि F1 + F2 इक्वल्स डी। तो F वेक्टर F1 प्लस ये था ना वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये जो डी वेक्टर है ये अकेला इतना चल रहा है जो ये दोनों मिलकर चल रहे हैं। मिलकर में हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन, दैट इज़ एडिशन का साइन। ये है एक्चुअल का मतलब उसका, जो मैंने लिखा था ऊपर एडिशन, उसका मतलब एक्चुअल एडिशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब ये है कि मिलकर ये ऐसे बना रहे हैं। तो अब हम डी को डायरेक्ट सम करके थोड़ी ना निकालेंगे, हम अब ये डी को कैसे निकालेंगे। क्या दिख रहा है आपको इस पर, ऑब्वियसली दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये जो डी वेक्टर होगा इक्वल्स होगा √ऑफ वाई वेक्टर एंड एक्स, वाई स्क्वायर वेक्टर प्लस एक्स स्क्वायर वेक्टर, जो कि होगा दैट इज़ उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि होगा 9 + 16 दैट इज़ 25 का √, आंसर मिलेगा 5। तो इसका आंसर 5 है, 5 न्यूटन। ठीक है ना, तो ऐसे कैसे निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पे जल्दी से चलते हैं एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जल्दी से कर लेते हैं एंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम कैसे पढ़ें। देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो,
कंपोनेंट्स अभी समझ आ गए होंगे कंपोनेंट्स क्या होता है, कि ये जो डिस्टेंस चल रहा है तो इसके ये कंपोनेंट्स हो गए, है ना, समझ आ गया होगा आप लोगों को कम्प्लीटली। अच्छा, इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, देखो हम बताए, जैसे एग्जांपल लेते हैं बल्ब का। बल्ब जो है लाइट देता है, अब लाइट तो बल्ब में निकल रही है ना, बल्ब के अंदर आ रही है लाइट, बट उसका इफेक्ट पूरे रूम में भी दिख रहा है, मतलब लाइट पूरे रूम में भी क्या कर रही है, अपना इफेक्ट डाल रही है। दैट इज़ पूरे रूम में लाइट का हमें प्रेजेंस फील हो रहा है कि हाँ लाइट है, तभी तो हमें नज़र आ रहा है लाइट यहाँ हर जगह पड़ रही है, हमारे बुक्स पे हर जगह। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बल्ब की तरह वेक्टर्स का भी इफेक्ट होता है, ठीक है ना। दैट इज़ वेक्टर्स भी अपना इफेक्ट शो करते हैं नियर बाई प्लेस पे, ठीक है ना, नियर बाई सराउंडिंग एरिया पे, ठीक है ना, और वो भी उस एक लिमिट तक, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि सोचो एक वेक्टर है यहाँ पे ऐसे जा रहा है, और वहाँ पे दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, और ये एंगल्स बना रहे हैं कुछ ना कुछ, और ये एंगल अल्टीमेटली छोटे हो जा रहे हैं। अब छोटे छोटे होते यहाँ एक पॉइंट आएगा जब ये 90 पहुँचेगा, और 90 पे ये अपना ये जो वेक्टर है इफेक्ट शो करना बंद कर देगा, ठीक है ना। दैट इज़ इफेक्ट ऑफ वेक्टर एट 90 डिग्री इक्वल 0, ठीक है ना, ये है इसका मतलब। अब एक इम्पॉर्टेंट सी लाइन मैं आपको बताती हूँ कि जब वेक्टर अप्लाई करते हैं हम एक डायरेक्शन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो 100% फील होता है हमें, कि 100% इफेक्ट इसका लग रहा है इस वेक्टर का अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन के उसमें लगाएं तो फिर 100% हमें फील होगा उसका इफेक्ट। और अगर उसका इफेक्ट एंड उसका जो इफेक्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी डायरेक्शन में भी, जहाँ यहाँ दिख रहा है हमें, और ये जो इफेक्ट है वेक्टर का दूसरी डायरेक्शन में, इसको हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कहते हैं। ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एक्चुअली। जैसे कि एग्जांपल वापस वही लेते हैं हम लोग, ठीक है, वही एग्जांपल लेंगे। तो ये जो मिल के चल रहा है ये वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स ये हो गए एक्स और ये वाई, वाई और ये एक्स। ये जो था ये वाला वेक्टर था डी वेक्टर, ये इसका इफेक्ट इन दोनों पे भी पड़ रहा है ना, इन दोनों पे भी पड़ रहा है, वाई पे भी एंड एक्स पे भी। ये भी इतना मिलकर चल रहा है जितना ये चलता है ना। तो यही होता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब तो आ जाना चाहिए समझ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बतानी है कि जैसे जैसे हम लोग अवे मूव करते हैं एंगुलरली वेक्टर से, जैसे जैसे हम वेक्टर, ये जो मेन वेक्टर था ये था ना एक ओरिजिनल वेक्टर, इससे हम जैसे जैसे दूर जाते रहते हैं एंगुलरली, यहाँ पे एंगल के थ्रू जा रहे हैं ना दूर, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है ना डिक्रीज़ करता रहता है, यही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और वो ज़ीरो हो जाता है एट 90 डिग्री विथ ओरिजिनल डायरेक्शन। यहाँ पे कह रही हूँ 90 डिग्री मतलब यहाँ से 90 डिग्री, ओरिजिनल डायरेक्शन से लेके यहाँ तक ऐसे डायरेक्शन, ठीक है। इवन तो यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया, बट मैं और कैसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अच्छा, अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को निकालते कैसे, ठीक है। हम लोग मेनली दो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अभी, एक्स और वाई कंपोनेंट वेक्टर के, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों को निकालेंगे हम लोग, बट कैसे, तो हम देखते हैं। सोचो ये है लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ से एक वेक्टर है वो निकल रहा है, थोड़ा सा दूर बनाती हूँ ऐसे, ठीक है। अब ये जो वेक्टर था वेक्टर, ये एक एंगल बना रहा है यहाँ से, इस लाइन से, अपनी लाइन ऑफ एक्शन से, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, इसका प्रोसीजर समझिए इस वेक्टर को फॉर्म करने का, कंपोनेंट को बनाने का प्रोसीजर समझिए, समझना, ठीक है। हम एज्यूम करेंगे कि ये जो टेल है वेक्टर की, ये जो थी अरे चल क्यों नहीं, ये जो थी टेल,
ये टेल को हम ओरिजिन समझेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस से, ठीक है। यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये हमें एक्स कंपोनेंट दे देगा, एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और ये जो है हेड से अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा, ये हमें दे देगा वाई कंपोनेंट, बस यही है, कुछ नहीं, ठीक है। बट अब हम निकालेंगे कैसे? निकालने का मतलब है मेरा, सोचिए मैंने एक नाम दिया वेक्टर को, इसको ए दे दिया और इसको ए सी दे दिया, ये ए है और ये एक्स कंपोनेंट है ए का, ए वेक्टर का, ठीक है। ये क्या है? ए कंपोनेंट, ए वेक्टर का कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट, फाइन। तो ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसको हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से, ए कॉस थीटा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। निकला कैसे अभी मैं बताती हूँ। देखो हम पता है यहाँ थीटा है, अब हमें पता है यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं, बेस और हाइपोटेनियस, हमें मालूम है ए सी और ये ए। तो अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस ट्रिग्नोमेट्री में अगर याद करें तो ये कॉस थीटा का होता है फॉर्म, कॉस थीटा को हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि इक्वल है ए सी अपॉन ए के, ए सी अपॉन ए के। तो अब ए जो है मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा यहाँ पे, तो ए वेक्टर का जो सी एक्स कंपोनेंट है वो क्या हो गया, ए कॉस थीटा। बस यहीं से आए, छोटा सा डेरिवेशन है, कोई भी पूछेगा नहीं बट समझने के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ढूंढने के लिए, बट अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। यहाँ पे साइन थीटा भी आ जाता है, कब आता है वो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए जो है ये है मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और जो ए सी है ये मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। और जो थीटा है आप जानते हैं ये वेक्टर और लाइन अलॉन्ग विच कंपोनेंट इज़ रिक्वायर्ड के बीच का एंगल है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया, ये जो लाइन बनाई थी हम लोगों ने शुरू में इस वेक्टर के साथ, तो ये लाइन के अलॉन्ग जो हमें कंपोनेंट ढूंढना है, जिसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, जिस कंपोनेंट का, अलॉन्ग दिस लाइन, इसी लाइन और वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। बस यही है, ठीक है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, ना तो मर्जी है तुम्हारी, समझना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं एग्जांपल देती हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। सोचो यहाँ पे ये एक लाइन है और ये वेक्टर जा रहा है और ये 60 डिग्री का एंगल है, और ये एक्स वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 10 है और ये लाइन है, ठीक है ना। इस लाइन के अलॉन्ग हमें कंपोनेंट ढूंढना है, ठीक है ना। इस लाइन के अलॉन्ग हमें कंपोनेंट ढूंढना है। एक्स सी ले लेते हैं, ए क्यों होगा, अब एक्स हो गया ना इसका नाम, एक्स सी। तो ढूंढो एक्स सी इक्वल्स एक्स इंटू कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा 10 cos 60, दैट इज़ 10 इंटू 1/2, दैट इज़ 5। आंसर आ जाएगा 5। बस ऐसे ही करना है हमें सारे क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं जो बताने वाली थी एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होता है वो समझते हैं। अभी तो हमने देखा लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है, बट वो एक्चुअली क्या होता है, एक्स कंपोनेंट हमने देख लिया था क्योंकि वहाँ पे हमने एक्स मार्क किया हुआ था। बट इसमें भी केस होता है, ठीक है ना, केस 1 और केस 2। क्या होता है इसका मतलब? देखो, जैसे कि मैंने लिया, हम नॉर्मली जो कन्वेंशन लेते हैं कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू, वही लेंगे। इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे और ऊपर को पॉजिटिव लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक वेक्टर जा रहा है, मैंने सेम कलर से बना दिया, बट भूलना मत ये कार्टेशियन प्लेन का कोई वो नहीं है लाइन या एक्सिस, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली मुझे दूसरे कलर से ही बनाना चाहिए, ग्रीन से बना देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये एक वेक्टर है जिसका नाम ए है। अब ये जो हमें एक्स कंपोनेंट के लिए इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा, और वाई के लिए परपेंडिकुलर और एक्स के लिए
ऐसा लाइन बना दो, सिंपल, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे थीटा तो हमें दिया हुआ है, थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा यहाँ पे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स तो ये हो जाएगा एक्स कॉम्पोनेंट, और ये हो जाएगा वाई कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा ये एक्स कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड है और ये एक वाई कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, इसको हम निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं, कॉस थीटा होता है, ए कॉस थीटा होता है, सॉरी ए कॉस थीटा, और ये क्या होता है, ए साइन थीटा। इसको भी आप सेम तरीके से निकाल सकते हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के। क्या है, आपको ए दिया है और परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो साइन थीटा होगा, ठीक है, सेम है, ठीक है। अच्छा, ऐसा है, तो आगे बढ़ता है कि मैं केस 1 और केस 2 की क्या बात कर रही थी, ठीक है। देखो, केस 1 और केस 2 की मैं ये बात कर रही थी कि अगर थीटा जो है, थीटा हमें ये थीटा पे डिपेंड करता है। केस 1 हम पहले देखते हैं, केस 1 तो सिंपली यही है, ये जो मैंने बनाया यही है केस 1। तो यहाँ पे मैंने थीटा जो लिया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, यहाँ देख रहे हो, है ना, वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में है, तो एक्स के अलोंग लिया है मैंने ये थीटा, तो एक्स के अलोंग लिया है, तो मैंने क्या करना है ना, मतलब थीटा हमने ये लिया है विथ एक्स एक्सिस, यहाँ पे थीटा हमने विथ एक्स एक्सिस लिया है, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट, तो क्योंकि ये ऐसा है तो फिर फॉर्मूलाज यही होंगे, यही रिमेन करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अभी लगाया आपने तो यही आया, ठीक है। बट अगर थीटा आप वाई एक्सिस से लेते हैं, थीटा अगर वाई एक्सिस से लिया, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है और यहाँ वाई एक्सिस से मैंने लिया 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना, और ये ऐसे नीचे ला, है ना, और क्या, और देख लो कैसे आएगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। एक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्स कंपोनेंट में एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब एक्स कंपोनेंट जो होगा, ए ले लो इसको, ए हो जाएगा यहाँ पे ए सी लो, ठीक है, ए कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हो जाएगी एक्स कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो हो जाएगी ए साइन थीटा, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, करके देख लेना, वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा के इसको परपेंडिकुलर लो, अब इसको और इसको बेस लो और इसको हाइपोटेनस लो, लगाओगे, या एंगल लिए ए है और ये यहाँ पे ये वो ले लिया तुमने, तो निकल जाएगा, देखना। मे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इस बात में कि मैम साइन थीटा कैसे आ गया, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, यहाँ से ये हेड ऐसे हेड से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, ये बेसिक नॉलेज आना चाहिए। और ये हाइपोटेनस हो जाएगा एज ऑलवेज, एंड ये बेस हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये। तो अब हमें पता है, सोचो एक्स कॉम्पोनेंट ढूंढना है, एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ पे होता है तो ये वाला लेंगे हम, ठीक है, एक्स कॉम्पोनेंट ढूंढना है यहाँ पे, राइट, तो ए एक्स ढूंढना है, ए एक्स दिया है और ए दिया है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, वही सेम चीज़ करनी है फिर, जो कि हो जाएगा ए सी बाई ए, फिर ए मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा इसके साइन थीटा के साथ, तो एक इसका वैल्यू मिल जाएगी, सेम आपको वो भी करना है उसके साथ, क्या कहते हैं, वाई कंपोनेंट के साथ, ठीक है ना, वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड की निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका दो केस की थीटा कहाँ से ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, तो उसके हिसाब से ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे फॉर्मूलाज, ठीक है, बट है कुछ नहीं, बस वही सेम है।
रटना है तो रट लिए, ना तो समझना है तो समझ लिए। समझने किसकी में कोई चीज़ नहीं है, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी 9-10 तक वही यूज़ किया हमने, सिंपल रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है डायरेक्शन। हम डायरेक्शन कैसे लेंगे? डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन तो हमने ढूंढा ही नहीं। किसका डायरेक्शन? इसका डायरेक्शन। यहाँ पे एक वेक्टर दिया था, ये सिंपल केस है ना, इसलिए मैं ये वाला ले रही हूँ एग्जांपल, बाकी सबको तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। यहाँ 90 है, ये y है, ये -x है, ये y है, -y है, एंड ये x है, पॉजिटिव x, फाइन। ऐसा कुछ था, ये a वेक्टर है, ax कॉम्पोनेंट है, और ये ay कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अच्छा, जल्दी से देख लेते हैं डायरेक्शन क्या होगा। पहले तो x कॉम्पोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ax की, तो उसकी डायरेक्शन होगी, बता देती हूँ यहाँ पे कैसे, वो देखना है हमें कैसे। देखो कैसे, देखो हम देखेंगे जो भी ये जो वेक्टर है, वेक्टर की ये जो वेक्टर है, ये जो लाइन है वेक्टर जिस साइड से एक्स पॉजिटिव एक्स से या नेगेटिव एक्स से, वाई तो लेंगे नहीं क्योंकि हम एक्स कॉम्पोनेंट की मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं ना, तो वाई नहीं, वाई तो देखेंगे ही नहीं। तो इधर इसकी डायरेक्शन एक पॉजिटिव एक्स की तरफ हो सकती है या नेगेटिव एक्स की तरफ, ठीक है ना। कहाँ पे होगी? बट जहाँ पे से वेक्टर क्लोजर है, साफ दिख रहा है, यहाँ पे इतना कम बन रहा है एंगल और यहाँ पे इतना बड़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे ही डायरेक्शन लेंगे, यहाँ पे इस साइड पे ही लेंगे। बता दिया मैंने रीज़न, जहाँ पे छोटा एंगल हो जिस तरफ उसी साइड पे डायरेक्शन होगा। सेम अगर वाई एक्सिस के कंपोनेंट के लिए करूँ तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट की डायरेक्शन भी यहाँ हो जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस का जो वो है, क्या कहते हैं, वाई एक्सिस के लिए ये जो वेक्टर है किससे क्लोज़र है, किस साइड पे क्लोज़र है? इस साइड पे ये पूरा, एक सेकंड दूसरा कलर लेती हूँ, पर्पल। इस साइड पे क्लोज़र है वेक्टर या फिर इस साइड पे? ऑब्वियसली इस साइड पे। यहाँ पे थीटा ही देख लो, इतना यहाँ पे 90 माइनस थीटा करोगे तो ये कम निकलेगी और ये ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा साफ दिख रहा है। यहाँ पे प्लस होगा माइनस होगा तो ऑब्वियसली है ना, तो यही ऐसे ही हम देखेंगे। और ये मत समझिएगा कि अरे मैम ये वेक्टर तो यहाँ पे छोटा लग रहा है, यहाँ क्यों गिन रहे हो? वाई एक्सिस का कॉम्पोनेंट ढूंढ रहे हैं आप, तो एक्स पे ही रुक गए, नहीं यहाँ तक चलेंगे, वाई तक, वाई के लिए ढूंढ रहे हैं तो वाई तक, ऐसे, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे करेंगे हम लोग, कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कन्फ्यूज़ होना नहीं बनता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन निकालना भी हमने सीख ली, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये करना है हमें कि क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ एग्जांपल्स। ये हम लोग एक दो तो कर ही चुके हैं, बट कॉन्सेप्ट तो हमारा रिवाइज हो गया ना, तो काफ़ी है इतना करना। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही थी ये सब जो हमने पढ़ ली हैं। अब तो नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे फर्दर बढ़ेंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है। तो एनीवेज, बाय गाइस एंड कीप watching the lectures because it's important.